जो ही 72 बीपीएससी का भी देंगे 26 जुलाई को, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अभी चूंकि समय बहुत कम है। 20 दिन का समय रह गया। हाँ, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट नहीं होता है, तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको उस समय क्या करना है, मैम आपके तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा चुनौती क्या आई? सबसे ज़्यादा चुनौती तो मेरी बीपीएससी प्रिपरेशन में। मैम करंट अफेयर को कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए और मैम आप कैसे पढ़ते थे और सोर्स कहाँ से लेते थे? मेरा जो करंट अफेयर का जो सोर्स था सर, वो मैं मैम अपने तरफ से बुक ऐसा रिकमेंड कीजिए जो हर एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आप उनको बताइए कैसे वो पीटी से लेके मेन से लेके और इंटरव्यू तक की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस दिन पीटी देके आते हैं तो उस दिन से अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मेंस की तैयारी पीटी के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर क्लियर कर, जो 72वीं देने जा रहे हैं उनके पास समय बहुत कम है, उनको सिर्फ और सिर्फ पीटी के बारे में सोचना भी पीटी के बारे में ही चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कम ज़्यादा नंबर मिल सकता है, लेकिन रिकवर करने का जो स्कोर करने का होता है वो मेंस में ही करना होता है। जी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको जो है कॉन्फिडेंस की कमी इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी समस्या है। तो जब तक आप मॉक नहीं देंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, अलग अलग पैनल के सामने बैठेंगे नहीं, तब तक आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो आंसर आपको नहीं आ रहा, जो आपको अटेम्प्ट नहीं लेना, सबसे पहले आप उन पे जाइए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप उन पे जाइए। आप उनमें जो है ई ऑप्शन दे रहा है। मैम बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैम आप कितना घंटा पढ़ते थे? मैम आपको ऑडियो पे होना है या फिर इसके बाद भी अटेम्प्ट करना है पेशी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा जो है मनचाहा पोस्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है अभी। तो मैंने 71वीं दिया हुआ है और मैं निश्चित रूप से आगे भी जो है बीपीएससी में प्रयास करूंगी। अब मैं बीपीएससी के अलावा जो आगे भी जो सिविल सर्विस है उसको देखना पसंद। मतलब आगे चल के यूपीएससी भी देंगे? होप सो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिशन मंजिल पे। सो दोस्तों, ये बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, क्योंकि हमारे साथ जो मैम है वो 70वीं बीपीएससी में तो क्रैक किए और मैम से जानेंगे कैसे पढ़ते थे और आने वाले स्टूडेंट के लिए कैसे गाइड करेंगे। मैम बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने 70वीं बीपीएससी में क्रैक किए। थैंक यू। और आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी सिंह है। मैंने जो है 70वीं बीपीएससी में आरडीओ का पद प्राप्त किया है। मैं जो है बिहार के गोपालगंज जिले से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा 5वां प्रयास था। मैम कैसा लग रहा है आपको 70वीं बीपीएससी में नाम आकर? सर सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत सुकून मिल रहा है कि 5 सालों से जो हमने दिया है बीपीएससी को, जो हमने मेहनत की है बीपीएससी के लिए, आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। और सारे लोगों से जिस तरह से ग्रीटिंग्स मिल रही है, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कि कौन सी अटेम्प्ट थी आपकी? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गई थी, बट बहुत ही कम मार्जिन से मेरा मेंस रुक गया था। और उसके बाद जो एक बहुत ही ड्रॉबैक आया मेरे ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बाद लगातार 3 पीटी मेरा रुका और तीनों एक नंबर से रुका। तो ये एक टेस्टिंग फेज़ था। और लेकिन मुझे पता था कि जिस दिन भी ये पीटी वाला जो हर्डल्स ख़त्म होगा, उस दिन मैंने अपनी मेंस की तैयारी जारी रखी थी उसके बीच में। और 70वीं में जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैंने जो है फाइनल सिलेक्शन लिया है इस बार। मैम जैसे कि आप बता रहे 5 अटेम्प्ट तक दिए, बट कुछ लोग 1-2 अटेम्प्ट देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप कैसे खुद को मोटिवेट कीजिए 5 अटेम्प्ट तक दिए? मैंने इसलिए ये बताया कि मेरा ये 5th अटेम्प्ट है, या फिर मैंने पीटी 3 बार ये मतलब रुका है मेरा। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो है 1-2 अटेम्प्ट में ही अगर नहीं हो रहा है तो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है, कहीं ना कहीं उनका जो है बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है, या फिर ये कह लीजिए कि समटाइम सिविल सर्विस है तो कुछ लोगों का लक भी कैरी फॉरवर्ड होता है मेहनत के साथ साथ इसमें। लेकिन हमेशा हमारा समय बुरा रहे ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को हमेशा अपने मेहनत पे भरोसा करना है। 1-2 अटेम्प्ट नहीं होता है, तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको उस समय क्या करना है, आप या तो अपने फैमिली मेम्बर से सपोर्ट ले सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आप किसी भी ईश्वर में भरोसा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उनके शरणागत हो सकते हैं। चूँकि मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। या फिर अगर आपका दोस्त है, कोई भी ऐसा मेंटोर है, गाइडेंस में किसी के भी रहिए जो आपको इन मुश्किल समय में आपको जो है वो रास्ता दिखा सके। लेकिन ये कभी नहीं कहना है कि मुझे छोड़ देना है, मतलब गिव अप नहीं करना। नहीं, आपको पहले दिन से ये लेके चलना है कि अगर मैंने बीपीएससी एम लिया है तो मुझे ये यहाँ से सिलेक्शन लेके ही वापस जाना है। इसमें कोई भी इफ या बट की संभावना नहीं छोड़नी है। बीपीएससी के मतलब कोई भी सर्विस, सिविल सर्विस की तैयारी या कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हार ही नहीं मानना चाहिए। जी सर,
ये एकदम होना चाहिए कि अगर आप पहले से ही, एक होता है ना कि आप जैसे सोचते हो वैसा आप बनते हो। हाँ। तो अगर आप पहले दिन से मैनिफेस्टेशन अपनी अच्छी रखोगे, अपनी सोच अच्छी रखोगे कि ठीक है ये नहीं हुआ, ईश्वर ने मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ कहीं अच्छा सोच के रखा होगा। हाँ। तो आपको हमेशा हार्ड वर्क तो करना ही है, अपनी मेहनत और अपनी रूटीन नहीं छोड़नी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान पे भरोसा रखना है, माता पिता के साथ आगे बढ़ना है। मैम आपके तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा चुनौती क्या आई? सबसे ज़्यादा चुनौती तो मेरे बीपीएससी प्रिपरेशन में, चूँकि मुझे कभी-कभी खुद ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा जब 3 बार पीटी रुका, तो मेरे लिए कह सकते हैं कि पीटी एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया था। और तीनों जो बार है वो एक-एक नंबर से रुका, तो मेरे लिए ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर मैं गलत कहाँ कर रही हूँ। कि अगर मार्जिन या तो मैं पास होती या फिर मैं फेल होती, तो फेल होने का भी मार्जिन 2-3 नंबर ज़्यादा रहता। बट एक-एक नंबर से जब छूटा तो मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे एनसीईआरटी की तरफ मूव करना चाहिए। तो मैंने पहले अपने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, बट उसके बाद चूँकि बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया और आई थिंक मेरा 70वीं में रिज़ल्ट हुआ है, 71वीं में रिज़ल्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी एक लैक हो रहा था मेरे से, जो कि मैंने अपने में ऐड ऑन किया। मैम जो ही 72 बीपीएससी का भी देंगे 26 जुलाई को, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अभी चूँकि समय बहुत कम है, 20 दिन का समय रह गया। हाँ, लेकिन 20 दिन आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपने पहले से पढ़ा है, तो ये रिवीजन के लिए द बेस्ट टाइम है। अभी ये 20 दिन आपको, इसमें से मैं कहूँ कि 20 मिनट भी आपको फालतू ये सोचने में नहीं मतलब व्यर्थ करना है कि हाँ एग्ज़ाम है, प्रेशर ले रहे हैं और एंग्जायटी होने लगती है अभी। हाँ, अभी बस आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर, जो भी मैगज़ीन आपने पहले पढ़ रखा है, आप उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। बिना रिवीजन के आपको नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि मैंने अपने जर्नी से सीखा है कि मैंने पढ़ा बहुत था, 1-2 बार मैं बिना रिवीजन के भी गई हूँ, जिसका परिणाम मुझे एक ही नंबर से रुका, लेकिन पीटी रुका है मेरा। और दूसरा चीज़ है एनसीईआरटी, अगर आपके पास अगर है एनसीईआरटी, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एनसीईआरटी करा रहे हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको 2 से 3 दिन लगेगा, 4 दिन भी मैक्सिमम पकड़िए, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आप हिस्ट्री को टॉप प्रायोरिटी देख सकते हैं, साइंस को टॉप प्रायोरिटी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप पॉलिटी और ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, इसको भी कम से कम एक-एक दिन तो रिवीजन के लिए निश्चित रूप से दें। ये चीज़ होगा। और इसके अलावा आप जो करंट अफेयर मैंने पहले ही कहा था, और सबसे बड़ी बात है कि आप बजट देखें, बिहार बजट निश्चित रूप से देखें, इंडिया का भी बजट देखें, इकोनॉमिक सर्वे देखें, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। बहुत बार हम लोग इसको लेकर लापरवाह हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका है कि आप कम से कम 15-15 मिनट जो है रोज़ बिहार बजट, इंडियन बजट, सर्वे, ये सब का 15 मिनट, आधा घंटे का एक रूटीन लेकर चलें एग्ज़ाम तक। मैम जो 26 तारीख के पीटी देंगे, उनको वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास अभी टाइम है 20 दिन का, तो मैं रिवीजन करूँ या टेस्ट सीरीज लगाऊँ, तो उनको क्या करना चाहिए आपके ओपिनियन? ये 2 तरह के लोग होंगे। हाँ। एक लोग होंगे जो पहले से भी अटेम्प्ट दे रहे होंगे। तो पहले से जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनकी तैयारी मेरे हिसाब से मुझे लगती है कि फिर भी जो है 60% 70% हो चुकी होगी इस बार भी। तो वो लोग अपने समय को 2 भाग में बाँट सकते हैं। एक में तो आप रिवीजन करिए जैसे, और रात में या फिर सुबह में किसी भी समय, एक समय आप एक टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये समय है टेस्ट सीरीज लगाने वाला। और जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी करी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहे हैं, तो वो भी ये जो है फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छी हो चुकी है तो आप 2 टेस्ट सीरीज पर जा सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी पूरी नहीं हुई है तो अभी हाफ टाइम रिवीजन कीजिए और एक टेस्ट सीरीज आप रोज लगाइए। टेस्ट सीरीज सिर्फ लगाना नहीं है, एनालाइज करना है। जो भी उसके पीछे जो एनालाइज दिया रहता है करने के लिए, आपको वो साथ में करना है। मैम करेंट अफेयर को कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, और मैम आप कैसे पढ़ते थे और सोर्स कहाँ से लेते थे? मेरा जो करंट अफेयर का जो सोर्स था सर, वो मैंने पीडी पढ़ा है। मैं प्रतियोगिता दर्पण का समराइज जो वीडियो आता है, मैं वो देखती हूँ। और इसके अलावा जो एक मैगजीन आता है करंट अफेयर का, जो जितने भी मार्केट में मैगजीन है, एरुटेरिया का जो आता है, वो मैंने थ्रू आउट फॉलो किया है। पीटी मेंस बोर्ड के लिए फॉलो किया है। इसके अलावा जो जैसे मिशन 50 के भी जो वीडियो कभी कभी जो मैंने देखे हैं अपने पीटी के क्रम में जब आते थे पहले, जो हमारे समय में, तो वही मैं कह रही हूँ कि मैंने ये 3 सोर्स से मैंने मेन किया है। और मैं जो डेली यूज़ में पेपर में दैनिक जागरण पढ़ती हूँ, और द हिंदू तो चूँकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उसको उतना नहीं पढ़ा बीपीएससी के प्रिपरेशन के तौर पे, लेकिन मैंने वो पढ़ा। और मैंने बिहार करंट अफेयर किया।
बिहार करंट अफेयर बहुत क्रूशियल 10 नंबर का लगभग पूछ देता है और वो 10 नंबर हमारा रिजल्ट डिसाइड कर देता है। अब मैम जैसे बीपीएससी बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ। आप क्या कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? बिहार के लिए मैंने जो पहले बुक पढ़ा था वो मैंने इम्तियाज अहमद सर का एक बुक आता है बिहार। हाँ। लेकिन इस बार मैंने एरुडेरिया के जो कंटेंट है जो आया है, जो बिहार स्पेशल बुक आया है, मैंने वो पढ़ा था बिहार के लिए, वो सफिशियंट है। आप वीडियो से भी बिहार की तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है। मैम अपने तरफ से 2 बुक ऐसा रिकमेंड कीजिए जो हर एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल या कोई सा भी हो। मैं थोड़ी सी मैं हनुमान जी को मानने वाली व्यक्ति हूँ। मेरा जो भी जीवन चल रहा है ईश्वर के सहारे चल रहा है, लेकिन इसीलिए मैं जो है रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। और इसके साथ ही मैं जो कहूँगी कि आप श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं। ये एक रिलीजियस टॉपिक से हटके ये मैं अपने जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे इनका इस्तेमाल करती थी। ये मैं अपने देव में पढ़ती हूँ। ओके मैम, जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप उनको बताइए कैसे वो पीटी से लेके मेन से लेके और इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर चूंकि लाजमी बात है लास्ट ईयर में ही इसकी तैयारी शुरू करेंगे या फिर सेकेंड ईयर में भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको करना है 6 to 12 आपको एनसीईआरटी करनी है। क्योंकि ये गलती मैंने की, मैंने एनसीईआरटी को स्किप किया और इसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट बढ़ा। आप एनसीईआरटी अभी थ्रू आउट लेके चल सकते हैं। अभी आप ये कर सकते हैं कि चूँकि बीपीएससी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको एनसीईआरटी पूरे डिटेलिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसका जो भी उस पर, जैसे अरिहंत का बुक आया है, एरुडेरिया ने भी बुक लॉन्च किया है और बहुत सारे महेश बनवाल सर की बुक है एनसीईआरटी पर समराइज बुक जो है, तो इनमें से कोई भी एक बुक जो है आप लेके उसको थ्रू आउट पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार तो आप पढ़ ही जाइए। इससे आपका जो है ना केवल बीपीएससी, कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम जो है या फिर किसी भी तरह के एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और दूसरा, चूँकि करंट अफेयर के लिए आपको बस एक काम करना है, आपको रोज़ न्यूज़ देखना है। या तो आप 1 घंटा न्यूज़ देख लीजिए, बहुत सारे क्लासेज आते हैं यूट्यूब पर जो आपको रोज़ 1 घंटे न्यूज़ दिखा रहे हैं, वो कर लीजिए। या फिर आप पेपर के साथ, न्यूज़पेपर तो एक मस्ट है, आपको एक मस्ट रीड करना ही है। और अगर आप इसके साथ आप मेंस को लेके चल सकते हैं, जैसे मानिए अगर आपको बीपीएससी करना है तो आप जो है अभी आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ आप डीआई बनाइए। जैसे डाटा इंटरप्रेशन जो होता है 72 नंबर का होता है मेंस में, और एसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मैम जो अभी मेंस लिखेंगे उनको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्योंकि मेंस लिखने के बहुत कम टाइम देता है, 1 से 2 मंथ, तो आप कैसे मेंस लिखते हैं? जैसे पीटी के बाद तो 4 मंथ टाइम होता है, टोटल कुल मिला के 4 मंथ टाइम होता है। तो आप जिस दिन पीटी दे के आते हैं तो उस दिन से अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मेंस की तैयारी पीटी के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूँ, जो 72वीं देने जा रहे हैं उनके पास समय बहुत कम है, उनको सिर्फ और सिर्फ पीटी के बारे में सोचना भी पीटी के बारे में ही चाहिए। जब आप पीटी दे के आते हैं तो आप अपना मैच कर लीजिए कि कितना आपका जा रहा है। लेकिन अगर नहीं भी मैच कर रहे हैं फिर भी आप अगले दिन से मेंस का तैयारी शुरू कीजिए। पीटी क्या है? पीटी एक गेट है, ये आपके लिए कभी भी खुल सकता है, लेकिन आपको जो है मेन जो एंट्रेंस है, मेन जो काम है वो मेंस है। तो आप उसके अगले दिन से ही जो है कम से कम एसए, डीआई और हिस्ट्री, ये जो स्टैटिक पार्ट है उसको आपको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कम ज़्यादा नंबर मिल सकता है, लेकिन रिकवर करने का जो स्कोर करने का होता है वो मेंस में ही करना होता है। जी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको जो है पहले एसए, अभी चूंकि 300 नंबर का एसए हो गया है, और एसए जो है और डीआई ये दोनों बीपीएससी में डिसाइडिंग फैक्टर है अभी। तो चूंकि एसए जो है, इससे एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर लीजिएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एसे में आपको अपना विचार अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो आप एसी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोटेशन डाल सकते हैं अपने एसे में, अच्छा से अच्छा जो है उदाहरण डाल सकते हैं अपने एसे में। और इसके साथ कम से कम 2 एसे तो आप रोज लिखिए पीटी के अगले दिन से ही, और 2 डीआई बनाइए। तो डीआई में आपको प्रीवियस ईयर उठा लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इससे भी आपको प्रीवियस ईयर देखना है, यूपीएससी का जो पेपर है प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस का है, तो वो सारे का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैम नोट्स बनाने आप बनाए थे, और जो भी अगर बनाना चाहते थे उनको कैसे नोट्स बनाना चाहिए? सर पीटी का है मेंस का? पीटी मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। अब पीटी में सर मैंने सिर्फ करेंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, और वो जो मैंने आपको बताया कि मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, एरुडेरिया पढ़ती थी, तो मैंने एरुडेरिया के नहीं बनाए हैं।
मैं प्रतियोगिता दर्पण के ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे सर, उसको मैं नोट करके 2-3 पेज का होता था, उसके बाद उसको अलग रख लेती थी कि मैं जो रिवीजन करने जाऊँ तो वो बहुत ईजी होता है रिवीजन करना। आप बार बार बुक नहीं खोल सकते, बार बार उतना मोटा बुक देखिए आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ उसके नोट्स बनाए थे और बाकी जो सब्जेक्ट है मैंने उसको बार बार पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया पीटी फैक्टर के लिए। मेंस में एक ही चीज़ है, मेंस जो है सिर्फ लिखने से ही सिलेक्शन होता है, आपको लिखने का हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो मेंस में मैंने एसे के नोट्स बहुत बनाए। एसे के नोट्स मतलब मैंने ऐसे बनाए कि मैं पूरा एसे नहीं लिखती थी, मैं जो है कोटेशन जो भी सब्जेक्ट मिला है, जो भी टॉपिक मिला है, मैं उससे जुड़ा कोटेशन एक जगह करती थी। उससे मैं करंट अफेयर डे टू डे लाइफ में जो मैं पेपर में पढ़ती थी, मैं देखती थी कि ये घटना जो है उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मैं करंट अफेयर पढ़ती थी, मेरे दिमाग में अगर ऐसा कोई उदाहरण आता तो मैं उसको वहाँ पे लिख लेती थी। तो मैंने एसे का एक प्रॉपर नोट्स बनाया था, एसे का बनाया था। और हिस्ट्री का, क्योंकि उस समय हिस्ट्री को लोग बहुत लाइट लेते हैं सर, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको रिवीजन करना होता है ना, तो आपका जो सेल्फ नोट्स होता है वो आपकी बहुत मदद करता है। तो मैंने हिस्ट्री के छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। मैं मेंस के लिए भी मैं बहुत बड़ा बड़ा नोट्स नहीं बनाती थी, मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे ताकि जो है मैं सिर्फ पॉइंट देख के मुझे याद कर सकूँ कि ये पॉइंट मुझे लिखना है। और ये सेम चीज़ मैंने पॉलिटी में भी किया है और जो है डीआई का मैंने रोज़ प्रैक्टिस, मतलब मैंने 3 चीज़ों का ही नोट्स बनाया है। मैम मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट था इस जर्नी में आपके लिए? सर मॉक इंटरव्यू निश्चित रूप से आपको मदद करता है। आप जब मॉक देने जाते हैं तो वहाँ पे जो पैनल रहता है उससे आप रूबरू होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस आप तक आते हैं, आप वहाँ पे कितना बोल सकते हैं ये पता चलता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे अंदर बात रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी समस्या है। तो जब तक आप मॉक नहीं देंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, अलग अलग पैनल के सामने बैठेंगे नहीं, तब तक आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो और ये चीज़ें चूँकि वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, मेन इंटरव्यू से पहले वहाँ पे जाने के बाद आपकी हालत ख़राब हो सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकता है आपका। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मॉक तो दे ही देना चाहिए और मैक्सिमम आप 4-5 मॉक पे जा सकते हैं। तो मैम जब मॉक देने गए तो फीडबैक मिलता तो उसमें क्या फीडबैक मिलता, ग्रूमिंग पे या फिर क्या ज़्यादातर? ये जो मॉक देने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे जो है अभी तक मॉक में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मॉक में सर मेन चीज़ जो होता है कि एक जो वॉइस जो है आपका, उसमें भी एक टोन मेंटेन करना पड़ता है। आप बहुत लो नहीं जा सकते, बहुत हाई नहीं जा सकते। दूसरी बात है कि एक तरीका जो मुझे बताया गया था कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो आप इजीली ना बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं और उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। ब्लफ नहीं करना है, बिना मतलब की चीज़ों को आगे नहीं ले जाना है, अपने तरीके से टॉपिक को बड़ा नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने जब शुरुआती मॉक दिया था तो वो चीज़ें हमारे सामने आई थी, हमें वो फीडबैक दिया गया था कि अब जो है इस पर काम कीजिए। तो वो चीज़ें हुई थी। बहुत ये इंटरव्यू जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज का बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट होता है। बेस्ड ऑन कि आप कैसे इंसान हैं, वो आपका जो कैरेक्टर बाहर है, वो ऐसा ही पैनल कोशिश करता है वहाँ पे। हाँ मैम, आंसर राइटिंग कैसे आप किए थे और जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा कि पीटी के साथ ही मैं मेंस का तैयारी करती थी, तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आप या तो क्लासरूम प्रोग्राम ले रहे हैं या फिर आप जो है ऐसे ऑनलाइन ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको क्वेश्चन आता है, आपको एक लिमिट टाइम मिलता है और उसमें जो है आप लिख के वहाँ पे सेंड करते हैं। तो पहले शुरुआती दौर में बहुत लोगों को लग सकता है कि मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। जब आप शुरू करते हैं आंसर राइटिंग तो एक पेज भी लिखना आपके लिए मुश्किल होता है। और जो सिविल सर्विस है उसमें मेंस जो है इसी बात पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो मैंने जो आंसर राइटिंग की जो प्रिपरेशन की उसके लिए सबसे पहले मैंने कंटेंट जुटाया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं नोट्स बनाती थी और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मैं चूँकि सेल्फ स्टडी ही मैंने किया है, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है कहीं, तो मैंने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मैं एक टाइमर लगा लेती थी और टाइमर लगा के मैं टेस्ट देती थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टेस्ट तक समझिए कि मेरा जो है पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी मैं टाइम में, क्योंकि 2 घंटा ये 3 घंटे का समय रहता है और उसमें आपको जो है 40 पेज 50 पेज कभी कभी तो 60 पेज भी लिखना पड़ता है। तो ये एक टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी लोग आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, पहले आप अपना नोट्स बनाएं और उसके बाद आप जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जो मैंने जो लिया था वो मैंने
मैंने एडिटेरिया से कोचिंग से लिया था मैंने टेस्ट सीरीज। तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, आप एक टाइमर लगा सकते हैं। इसमें कोचिंग में क्या, ये टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि पहले आपको वो कंटेंट देते हैं, वो कंटेंट लंबा चौड़ा होता है, पहले आप उसको पढ़िए, 2-3 दिन का समय मिलता है। उसके बाद जो है आप उसके बेस पर जो भी आपको याद रह रहा है आंसर राइटिंग करिए। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से आप सीख जाएंगे और राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये चीज़ जब 35-40 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं किसी भी मेंस से पहले, जो भी कोचिंग कराती हैं तो उनमें, तो वहाँ तक जाते जाते आपका स्पीड मेंटेन हो जाता है। और मेंस में जाके चूँकि अब तो 22-23 क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको आता है सब कुछ ये ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे लिख के अगर नहीं आइएगा तो फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो आपको डेली लिखना है। आपको आंसर राइटिंग, जैसे आप एसे भी लिख रहे हैं, आप आंसर भी लिख, जैसे आप मान लीजिए कि अगर मेंस का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप 2 एसे लिखिए कम से कम, 2 DI, हाँ 2 DI बनाइए, और इसके साथ कम से कम एक भी आंसर राइटिंग की, जैसे आप एक हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक पॉलिटी का क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर एक IR का क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आपको डेली लिखना है। और ये तब तक लेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है पीटी का। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है वैसे आप कम से कम अपना लिखने का स्पीड बढ़ाइए, और लगातार सैटरडे संडे कम से कम आप टेस्ट सीरीज दीजिए। ये मेरे लिए, मैंने टेस्ट सीरीज से ही तैयारी की है और मुझे बहुत हेल्प मिला है। पीटी में भी कर दिया गया कि सभी क्वेश्चन को टिक करना होता है। ये इस बार 72वीं से जो है ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फैक्टर है। अब ये आप समझ लीजिए कि पीटी सिर्फ आपको ये नहीं टेस्ट करा, नॉलेज टेस्ट तो वैसे भी नहीं है पीटी कभी से भी आपका। ये एक समझिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट वहाँ भी हो गया कि आपको टाइम मैनेज करना है, प्रेशर मैनेज करना है, और इसके साथ साथ आपको जो है ये टिक मार तो है नहीं, आपको जो है फील करना है, जो वहाँ पे गोला देते हैं उनको फील करना है। तो जितने भी लोग दे रहे हैं पीटी पढ़ने से के साथ साथ जब आपने पढ़ाई पूरी करी, एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो है जिन भी क्वेश्चन को नहीं लगा रहे हैं, पहले जो है अपना टिक कर लीजिए, जो भी लगाना है आंसर टिक करके रख लीजिए। जो आंसर आपको नहीं आ रहा, जो आपको अटेम्प्ट नहीं लेना, सबसे पहले आप उन पे जाइए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप उन पे जाइए। आप उनमें जो है ई ऑप्शन दे रहा है उसको लगा के आप पहले आ जाइए। पहले आप निश्चिंत हो जाइए कि वो क्वेश्चन आपके निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि इस बार से पीटी जो है बहुत चैलेंजिंग हो गया है। ये जो नियम आया है, ये नियम आपको एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डिप्रेस हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। बस आपको ये करना है, प्रेशर नहीं लेना है, अपने आप को जो है बहुत गहरा सांस लीजिए, आराम से रहिए। पीटी में प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि इस बार अगर प्रेशर आप लेते हैं तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावना पहले से ही बनी हुई है। क्योंकि जैसे चेंज कर रहा है पैटर्न, क्योंकि पीटी का जो पैटर्न है आप देखिए ना, डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी पीटी का चेंज हो रहा है। तो यूपीएससी की तरफ करते जा रहा है। तो यूपीएससी से भी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा टफ हो जाएगा बीपीएससी करना। वो मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आप वो निगेटिव जो मार्किंग अपने आपको क्वेश्चन जाने वाला है, जिसको आपको नहीं अटेम्प्ट लेना है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है जितना आपको अटेम्प्ट लेना है उतना आप लगाइए, और नहीं तो जो चीज़ है वो आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है सबसे पहले आपको ई वाला जो ऑप्शन है जो आपको नहीं लगाना है वो आपको मैनेज करना होगा सबसे पहले। मैम बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैम आप कितना घंटा पढ़ते थे? देखिए एक स्टैंडर्ड टाइम तो ये है कि आपको 6-7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 5 साल की जर्नी में मैंने 5 साल 6-7 घंटा पढ़ा है, नहीं, ये बात नहीं। पीटी अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हैं, पीटी अगर 5 घंटे आप पढ़ते हैं, 4 महीने 5 महीने अगर पीटी 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो पीटी के लिए सफिशिएंट है। ये आपका 3 महीने भी अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पीटी सबके लिए सफिशिएंट है। मेंस एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है। तो उसमें जो है उसमें नहीं भी करिएगा तभी आपको 7 से 8 घंटा तो जाएगा ही। मतलब 12 घंटा न पढ़ के 4-6 घंटे ही पढ़, लेकिन समझ के पढ़े। आपको 6 घंटे ऐसे पढ़ना है कि आपको, जैसे आप अगर एक सप्ताह पढ़ रहे हैं तो संडे को उसको रिवीजन टाइम रख लीजिए। आपको संडे रिवाइज करना है उसको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, हमने भी गलती की है और बहुत सारे लोग, चूँकि अर्ली एज में समझ नहीं आता ये चीज़। अर्ली एज में हम जब रहते हैं, कम एज हमारा रहता है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें हमें याद हो गई हैं, लेकिन नहीं, रिवीजन इज़ अ की। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप 7 दिन में जो पढ़ रहे हैं, आप संडे के दिन एक दिन रखिए, आप उसको रिवाइज कीजिए। जैसे आप रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, संडे का दिन एक रख लीजिए जो आपको रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, तो वो एक चीज़ें होती है। फिर इससे क्या होगा ना कि आप स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन मेंस आपको लिखना पड़ेगा। मेंस जो है, जो पीटी आप दे के आ रहे हैं, उस दिन से मेंस कर रहे हैं, तो उस दिन से आप 6 घंटे भी मेंस करते हैं तो ठीक है, लेकिन पीटी का रिजल्ट आने के बाद जो 2 महीना आपको मिलता है उसमें आपको जो है ये आवर बढ़ाना पड़ता है। सब लोग बढ़ाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8-9 घंटे 8 घंटे चले जाते हैं।
मैम आपको ऑडियो पे रुकना है या फिर इसके बाद भी अटेम्प्ट करना है प्रिपरेशन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये मेरा जो है मनचाहा पोस्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है अभी। अच्छा। तो मैंने 71 दिया हुआ है और हम्म। मैं निश्चित रूप से आगे भी जो है बीपीएससी में प्रयास करूंगी। अब मैं बीपीएससी के अलावा जो आगे भी जो सिविल सर्विस है उसको देखना पसंद मतलब आगे चल के यूपीएससी भी देंगे? होप सो। अब मैम अपने तरफ से क्या गाइड करेंगे जिस स्टूडेंट को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? एक ही चीज़ कि आप लोग जो अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप जो है अभी ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक टाइम टेबल बनाइए और एक फिक्स रूटीन रखिए। निगेटिविटी से दूर रखिए, सोसाइटल प्रेशर से दूर रहिए, मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए जो है वो। उसके अलावा मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं उसको सुन सकते हैं और लगे रहिए, लगे रहने वाले का ही होता है। मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे चैनल से आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम आने के लिए थैंक यू बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।